जो उसका सिप लेते वो किताब के पेजेस को उलट रही थी। जब उसने नीचे से शोर की आवाज़ सुनी, वो पहले चौंकी, फिर सर झटक कर किताब की तरफ ध्यान दिया। स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग मोड़ पर थी, लेकिन नीचे कुछ गिरने और कराने की आवाज़ उससे सुनी। ज़रूर पीट रहे होंगे किसी को, मगर घर में तो कोई नहीं है, सिर्फ उनके और मेरे सिवा। फिर ये किस चीज़ की आवाज़ है? देखा हूँ, वाकई किसी को मार ना रहे हूँ। अल्लाह, ये आदमी कब सुधरेगा? दिल में कहते हुए सीधा नीचे की तरफ भागी। रमशा शोर से चलते हुए सीधा भागते हुए किचन में आई थी। यार, मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रहा हूँ। देखो, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। रमशा ने उसे देखा। वो बड़ी बेबसी से उसे देखते हुए पराठे को तवे में मौजूद बल्कि चिपका हुआ चिमटे से उठा रहा था, तो दूसरी तरफ उसका अंडा जल रहा था, लेकिन वो देख अभी भी पराठे को रहा था। रमशा को समझ नहीं आई कि आगे बढ़कर उसकी मदद करे या फिर ये देखकर मुड़ जाए। ऊपर से गर्मी मुझे पागल कर रही है। तुम लड़कियां कैसे इतना घंटा यहाँ गुजार लेती हो? तुम्हारे लिए यहाँ पर एसी लगाना पड़ेगा। शिट। रोटी को आग लग चुकी थी और सही अपने कारनामे दिखा रही थी। रमशा तेजी से आगे बढ़ी और उस तवे और चिमटे को पकड़कर सीधा सिंक में लेकर गई। अरे, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। रमशा ने उसे देखा, फिर सर तासुब से हिलाकर टैप वाटर ऑन किया और मुड़कर स्टोव को बंद किया और जले हुए अंडे की बूंद से एक लम्हे के लिए उसका सर चकराया। मुझसे ये पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया जाता। तुम्हारे लिए आइसक्रीम ठीक थी, या कहो तो पैनकेक्स बनाओ। नहीं शुक्रिया, आप गुंडागर्दी करें, ठीक है। सिकंदर ने उसकी बात इग्नोर की और कुछ कहने लगा कि रमशा ने एग्जॉस्ट ऑन करते हुए कहा, क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? मुझे कह देते। लो जी मैडम, मुझसे हज़ारों मील दूर रहना चाहती हैं और कहती हैं मुझे कह देते। वो हंसते हुए कहकर सीधा फ्रिज से स्ट्रॉबेरीज और दूध निकालने लगा। उसका इरादा रे के लिए मिल्क शेक बनाने का था। तो आपने सब नौकरों को क्यों निकाला? मेरी मर्जी, जिसे भी निकालूं मैं। उसने बाह वाले लहजे में कहते हुए ब्लेंडर का प्लग लगाया। रमशा ने उसे देखा, लेकिन उसका ध्यान गन पर था जो सिकंदर ने किया था। उसे साफ करते हुए कहने लगी, मुझे भी निकाल दे। एकदम ब्लेंडर का शोर ऊपर से रमशा ने अपने ऊपर कुछ गिरता हुआ महसूस किया। उससे देखा सारा मिल्क शेक आधा उस पर आधा सिकंदर पर गिरा था। सिकंदर कवर लगाना भूल गया था। उससे सिकंदर को देखा तो एकदम ना चाहते हुए भी उसकी हंसी छूट गई। अल्लाह मेरे, 33 के भी होकर आपको नहीं पता कि कवर लगाते हैं? बस वो हंसने लगी और सिकंदर हवनक बना उसे देखते हुए एकदम मुस्कुरा पड़ा। बस, ये 33 साल का दिल और दिमाग को सिर्फ इतना पता है कि वो अपनी रेह से बहुत मोहब्बत करता है। उसी की तरफ बस ये जान अटकी रहती है। रमशा हंसते हुए एकदम रुक गई। उसे सिकंदर को देखा जो उसके बिल्कुल करीब आया। वो अब की बार पीछे नहीं हुई, बस उसकी आंखों में देखती रही जहां उसे अपना अक्स बिल्कुल साफ दिखाई दिया। आपको गाड़ी चलाना आती है? हदाद ने एकदम चौंक कर पक के बेसाख्ता सवाल पर उसे देखा। उसके ऐसे देखने पर भक्त ने कोशिश की कि अपना सर न घुमाए, मगर उसके ग्लासेस पहनी हुई आंखों में इतनी तपिश वो महसूस कर सकती थी। उसका दिल किया कि पीछे जाकर बैठ जाए। तो इस वक्त क्या मैं गधा गाड़ी चला रहा हूँ? उदात ने तेजी से कहा, लग तो मुझे यही रहा है, क्योंकि गधा गाड़ी इतनी स्पीड पे चलती है जितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है। इसे जरा तमीज नहीं है मुझसे कैसे बात करनी है। आखिर को 19 साल बड़ा हूँ। 19 साल, तोबा इतना बड़ा हूँ। गाड़ी मेरे ख्याल से शहर में इसी स्पीड पे चलती है, और जितनी एहतियात से गाड़ी चलाई जाए उतना अच्छा है। 15 स्पीड कब से स्पीड लिमिट हो गई? मेरे मामा यहाँ पर 100 तक पहुँच जाते हैं, और अब 15 स्पीड पर इससे अच्छा है मैं पैदल ही चली जाऊँ। अगर इतने नखरे हैं आपके तो मैं गाड़ी रोक दूँ? उदात को अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। क्या यार बच्ची है। फिर वो उस बात पर फ्रीज भी हो गया। मत भूले, आपने मुझे साथ ले जाने की ऑफर की थी। आपकी वजह से अपनी कज़न को इनकार किया जो बिल्कुल गेट पर पहुंच भी गया था। आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। ये एहसान मैं आपका कैसे चुका सकूंगा? खुदा तंसिया मुस्कुराहट उसे उछालता मोड़ काटते हुए बोला। रमशा के बदलते हुए तासुरात देखकर सिकंदर को एकदम खुद को संभालना पड़ा। यार, मैं तो बड़ा फोहर निकला। तुम्हारे तेज नमक और मिर्चों से खाने फिर बेहतर है। हेल्प कर दोगी मेरी, या मैं कुछ ऑर्डर करवा दूँ? रमशा ने एकदम उससे घूरा। आपने मेरा हाथ का बना खाया ही कब है? वो तो मैं गुस्से में नमक और मिर्चें ज़्यादा डाल दी थी। आप मेरे हाथ का खाना खाने की बजाय सीधा ऑर्डर कर लें।
खाने की जिक्र पर सिकंदर की बेख्तियार नज़रें उसके हाथों में मौजूद उसकी दी हुई अंगूठी पर गई थी। सिकंदर उससे करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उससे अपनी तरफ किया। तुम मुझे उससे भी बुरा खाना खिलाओगी तो मैं खामोशी से बिना शिकायत किए खा लूँगा। रमशा अचानक उसका हुलिया देखकर फिर मुस्कुरा पड़ी। आप बहुत ज़्यादा अजीब हैं। तुमसे तो बिल्कुल कम हूँ। मैं तो जा रहा हूँ। सॉरी बेबी, मुझसे नहीं हो पाएगा। तेजी से उसके कानों को छूकर वो भागा। सिकंदर, रमशा उसे पकड़ने लगी थी, लेकिन वो भाग गया। बस 2 ही हैं मेरे पास। 2? 2 क्यों? तुम कह रहे थे बहुत माल है, अब यहाँ आए हो तो 2? दिमाग खराब है तेरा? वो एकदम चिल्ला पड़ा। वसीम ने उससे घूरा। लाया तो मैं बहुत था, लेकिन ये जो तेरे 10-10 कमीने दोस्तों ने मुझे घेर लिया, तेरे तक आने से पहले सारे पैकेट ऐसे लेकर गए हैं जैसे उनके बाप का माल हो। ओहो, उनके पैसे मैं दे दूंगा। है, फिलहाल इतना तो दे दो। ये तो बस 1 सेकंड का सूंघना होगा और बस खत्म। इसलिए मुझे पूरे 32,000 देने पड़ेंगे। वो हादसा मायूस दिखाई दे रहा था। वसीम ने उसे खूंखार नसों से देखने के बाद अपने हाथ पीछे कर लिए। ज़्यादा नखरे मत करो, अगर चाहिए तो लो, नहीं तो मैं अब जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दो। उसे 2 पैकेट उससे पकड़ाने के बाद उससे हरे भरे नोट लिए और उन्हें देखने के बाद कहा, पूरे तो है ना? पिछली दफ़ा तूने 5,000 कम दिए थे। तू गिन ले, इस दफ़ा वाकई पूरे लाया हूँ। उसके कहने पर भी उसे यकीन न आया। पूरा चेक करके जब उसे तसल्ली हो गई तो बिना कुछ कहे दूसरे गेट की तरफ चल पड़ा। आज यूनी में ओलंपिक का इवेंट था। आज तो कमाई का उससे अच्छा कोई मौका उसे मिल नहीं सकता था। रात के इस वक्त 11 बज रहे थे। उससे निकलने का इरादा किया। अपनी गाड़ी उससे पार्किंग लॉट से काफ़ी दूर खड़ी की थी, क्योंकि बस से पहलूस उसे अच्छी तरह जानते थे। मतलब कि वो किस काम में मुलविस, इस हवाले से अच्छी तरह जानते थे, जिनकी वजह से वो कुछ के मुंह नहीं लगना चाहता था। अपने दोस्त की मौत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बैग को कंधे से लगाए, जेब में हाथ डाले, वो वीरान एरिया में चलते कुछ लम्हे के लिए खो गया था। जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है, उससे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो मुड़कर अपने तेज कदम बढ़ाने लगा, अनजाने में, हालांकि पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सा डर हावी हो गया था। अगर वाकई कोई पीछा कर रहा हुआ तो? अपने ध्यान में वो इतना गुम था कि वो बेख्तियार किसी बड़े वजूद से टकराया। सॉरी, सॉरी। कोई तमस्सुराना हंसते हुए उसका गिरबान पकड़ चुका था। लोगों की जान इतनी बेरहमी से लेते हो बच्चे, और इतनी सी टक्कर लगने पे सॉरी करते हो। कौन हो तुम? वो एकदम घबराकर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहता था, मगर हमर ने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, मैं जो कोई भी हूँ, ये मेरे साथ रहकर ही तुम्हें पता चलेगा। इतना कहते हुए उसने वसीम की नाक पे रुमाल रखा। वो मजबूत 5 फीट 11 इंच का लड़का चाहकर भी उसका मुकाबला न कर सका और एकदम बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गया। मिस बख्तावर। बख्तावर आगे बढ़ने लगी जब खुदात के कहने पर मुड़ी। जी? आप क्या सामान हाथ में लेकर फिरेंगी? वो उसकी बात पर उलझ पड़ी। नहीं तो ट्रॉली होती है ना? क्या आप कभी सुपरमार्केट नहीं गए? खुदात मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट फुल तमस्सुर से भरपूर थी। नहीं, मुझे क्या पता कि शॉपिंग कैसे की जाती है। ट्रॉली का नाम भी पहली बार सुना है आपके मुंह से। तो क्या आप लेकर नहीं आ सकती ताकि मैं देखूं? बख्तावर उसकी चालाकी पे मुस्कुरा पड़ी। मलंग डॉक्टर मुझे कह रहा है कि मैं ट्रॉली लेकर आऊं? पागल समझा हुआ है मुझे? वो उस तरफ सामने इतनी ज़्यादा लाइन में ट्रॉलियाँ मौजूद हैं। वो देखें, लोग जैसे घसीट कर इस तरफ आ रहे हैं। इतने काले चश्मे, नजर तो आ रहा है ना आपको? जल्दी से लाइए, मैं ना तब तक लिस्ट को पढ़ लूँ, फिर देर नहीं लगेगी। उससे हुदाद के हाथ से लिस्ट लेते हुए तेजी से कहकर गायब होगी। हुदाद ने मुट्ठियां भींच ली। मैं नौकरों की तरह इसके पीछे पीछे जाऊंगा, वो भी ट्रॉली के सीट पे। कहाँ फंसा दिया आईना। वो मुड़कर ट्रॉली वाले सेक्शन की तरफ बढ़ा। आप जब से लाहौर शिफ्ट हुई हैं अम्मी, तब से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वो फ़ोन कहाँ से लगाए हंसकर कहते हुए सॉस सेक्शन से 2-4 मुख्तलिफ रंग बिरंगी बोतल्स उठा रही थी। लो भला, क्यों बुरे दिन शरीना? 1-2 काम के लिए मॉल क्या भेजती है? तुम तो तंग आ जाती हो। तंग नहीं आती अम्मी, आपकी चॉइस होती इतनी मुश्किल है कि बंदे को 10 स्टोर्स जाना पड़ता है। वहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं होते। आपको कहूँ कि नई कंपनी की फलानी चीज़ ट्राई कर लें, आप तो ऐसे परेशान हो जाती हैं। खैर, अब मैसेज करें। ऑल दी वे पैकेजेस मॉल आई हूँ।
आज तो आपका काम ख़त्म करूं, क्योंकि इस हफ्ते मैंने बिल्कुल बिजी हो जाना है। मैं तो कह रही थी मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। तुम्हें एतराज़ सा, अब खुद ही कंप्लेन कर रही हो। अम्मी तो रूठी गई शरीना हंसी। मेरी प्यारी सी अम्मी, कोई कंप्लेन नहीं कर रही। अच्छा रखे, ये ना हो आपके कॉल के चक्कर में अपनी भी चीज़ गलत उठा लूं। बात खत्म करके उससे फ़ोन रखा और ट्रॉली की सीट कर आगे बढ़ी। जब उसे लगा कोई अपना अपना सा चेहरा सामने से गुजरा था। अब ये लड़की कहाँ गायब हो गई? एक जगह टिक के खड़ी नहीं हो सकती थी। दांत पीस कर कहते हुए बख्तावर को इधर उधर तलाश करने लगा, मगर वो उससे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अल्लाह, इतनी सारी चॉकलेट्स! मैं पागल हो जाऊं। मामा भी नहीं है, कोई पाबंदी भी नहीं। उफ, ये भी ले लेती हूँ। यार, ये भी बड़ी मज़ेदार थी। ज़ारा ने इस चॉकलेट की भी तारीफ की थी। ये तो एक दफ़ा ट्राई की थी और मामा ने कहा था इसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, 10 ले लेती हूँ। इस लड़की को तो मैं यहीं छोड़कर चला जाता हूँ ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। कपड़े भी पता नहीं किस रंग के पहने हुए थे। सच में खुदात, पूरे रात सफ़र में तुम्हारे साथ थी और तुम्हें उसके कपड़ों का रंग भी नहीं पता। वो सीधा बिस्किट और चॉकलेट के स्टेशन की तरफ आया तो देखा वो छुके भूखों की तरह इतनी सारी चॉकलेट्स उठा रही थी। तुम यहाँ हो, एक जगह टिक नहीं सकती थी, और ये क्या कर रही हो? वो भरमीज से बोला, अल्लाह मेरे, आप ट्रॉली लेने गए थे या बनवाने? कब से वेट कर रही थी मैं आपका। उससे कहते हुए ढेर सारी चॉकलेट्स ट्रॉली के अंदर फेंकी। यहाँ लाकर आपने बहुत अच्छा किया। ये तो सब बाहर की चॉकलेट्स हैं जो यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। ऐसी तो बहुत सी चीज़ें होंगी अभी। तो बिस्किट, कॉफ़ी के पैकेट, चिप्स, नूडल्स, हम खड़े क्यों हो गए? चलकर बताती हूँ ना। मोहतरमा, हम यहाँ आपका गन तरक लेने नहीं आए, घर का राशन लेने आए हैं, और घर के राशन में ये सब बकवास नहीं शामिल। बक ने ट्रॉली को पकड़कर उससे आंखें दिखाई। क्या? आपने मेरे जंक फूड को बकवास कहा? मेरे खाने को बकवास कहने वाले खुद बकवास। उदाद के माथे पे बल आए। आपको बड़ों से बात करने की ज़रा भी तमीज़ नहीं है। क्या आपके घर वालों ने आपको बदतमीज़ी करना सिखाया है? तमीज़ सिखाई है, लेकिन मैंने बदतमीज़ी थोड़ी की है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मेरे जंक फूड को कुछ ना कहा जाए। बख्तावर, वैसे शर्म करो। जेसन मोबावा से ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। जंग कचरा ही कहते हैं मैडम, मैंने वही कहा था। लगता है आप में बर्दाश्त नहीं है। अब आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगी और मैं चुप करके मेरे साथ चलेंगी। मैं बच्ची नजर आती हूँ आपको? यूनिवर्सिटी में जाने लगी हूँ, अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानती हूँ। और आप मुझे यहाँ लाए हैं क्योंकि आपको लगता है मैं स्मार्ट हूँ। तो रायना आपी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी क्योंकि उन्हें पता है सब संभाल लूंगी। और अब आप कह रहे हैं बच्चों की तरह एक जगह टिक के खड़ी रहूं आपके साथ। उदास उस लड़की की गस पर बड़ी जुबान को देखता रह गया। क्या चीज़ सी है। अब आप एक अच्छे दोस्त की तरह मेरे साथ चलें, मेरा जंक लेने। उसके बाद हम घर का राशन लेंगे और फिर हम खाना खाएंगे, फिर आइसक्रीम, फिर ऑल द वे घर। दोस्त? क्या मैं से इसका यार दिखता हूँ? इससे पहले हुदात कुछ कहता वक्त आगे बढ़कर चिप्स सेक्शन की तरफ चल पड़ी। मैं क्या करूं? मैं उससे बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़ने के लिए नहीं तैयार। छोड़ने के लिए नहीं तैयार, या तुम अपनी जान छुड़वाना नहीं चाहती? लगता है तुम्हें अपने शोहर और उसकी भांजी से मोहब्बत नहीं है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, किसी भी तरह उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, वरना सिकंदर से पहले तुम्हें बख्तावर की लाश मिलेगी। नहीं, तुम बख्तावर को हाथ नहीं लगाओगे। अगर तुमने उस बच्ची को देखने की भी या हाथ लगाने की जुर्रत की तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। मैं अगर उनकी जान के लिए सब कुछ कर सकती हूँ तो उनके लिए जान ले भी सकती हूँ। वो उसी उसीली आवाज़ से बेख्तियार हंस पड़ा। वैसे मानना पड़ेगा, सगी पड़की भा की बीवी हो तुम। निडर, कटीली, खौफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम कह रही थी ना उस दिन कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। अंदाज़ा तो हो गया था उस शख्स के लिए तुम वाकई अपनी जान भी दे दोगी, मगर ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। खैर, सिकंदर हदीद की ज़िंदगी से निकलने में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। नुकसान नहीं चाहती तो जल्दी करो। फोन खटाक से बंद कर दिया। रमशा ने अपने चेहरे पे हाथ रख लिया। मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? अल्लाह, कहाँ जाऊंगी मैं? वापसी की सारी कशियाँ सिकंदर चला चुका है। आगे सिकंदर और बक की जिंदगी सूली पे लटकी है। मुआशरा भेड़ियों से भरा है। ये तो मुझे नोच खसोट के फेंक देगा। मैं तो बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ।
प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वो खामोशी से रोने लगी। समझ नहीं आ रही थी आगे करे तो क्या करे, कहाँ जाए, कौन उसे अपनाएगा, कौन उसे जगह देगा। नहीं रमशा, तुमने सेल्फिश नहीं बनना। सिकंदर के आगे कुछ नहीं। अपनी पनाह के लिए मैं सिकंदर की ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। आप थक तो नहीं गए ना? बख्तावर के कहने पे हुदार ने उसे सख्त नसों से घूरा। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल नहीं थका, बल्कि इतना अच्छा लग रहा है, सोच रहा हूँ पूरी सुपरमार्केट आपके लिए ना खरीद लूँ। बख्तावर उसके अंदाज में हो हंसी आई। नहीं सर, अब इतना अच्छा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे बस मेरे ख्याल से काफ़ी सामान तो हो चुका है। अरे, चिकन स्प्रेड तो भूल गई। आप रुके, मैं 1 सेकंड आई, 1 सेकंड। आज वो दाँत तेरे हाथों से वाकई खून हो जाएगा। वो चली गई तो हुदार ने गुस्से से ट्रॉली को मुक्का मारते हुए तेजी से कहा, एक्सक्यूज मी। नुस्वा ने नरम जाने पहचानी आवाज़ पर हुदाद मुड़ा तो उससे बड़ी ग्रेसफुल सी लड़की को देखा जो उसे देख रही थी। यस। आप हुदाद है ना? हुदाद असीम? हुदाद चौंक पड़ा। इसे मेरा नाम कैसे पता? ये लड़की काफ़ी देखी देखी सी भी लग रही है। जी, मैं हुदाद हूँ। आप कौन? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। शरीना उसके ना पहचानने पे थोड़ी सी उदास हो गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मैं आपके घर रहती थी, डॉक्टर शरीना, आपकी सेकंड कज़न। हुदाद को एकदम याद आया ये वही लड़की थी जो एकदम उसके रास्ते में घायल हो गई थी जब वो गुस्से से पागल हो रहा था। यस यस, आप आंटी रूबीना की बेटी। कैसी हैं आप? वो बड़े नॉर्मल लहजे में उससे पूछने लगा। शरीना ने बड़ी बेयकीनी से उसे देखा। ये हुदाद असीम है ना, या उसका हमशक्ल? इतना नरम लहजा, इस चिकन स्प्रेड के बच्चे ने इतनी ऊंचाई में होना था। वक्त ने कमर पे हाथ रखे सबसे ऊंचे वाले रैक को देखा। उस खड़ूस डॉक्टर को बुला लूं? हाँ भाई, काफी लंबा, मगर वो तो मेरा मजाक उड़ाएगा और लेने भी नहीं देगा। खुद से कोशिश करती हूँ। मुझसे कहते हुए उससे जंप लगाई, मगर वो पहुंच ही नहीं सकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप घर वापस आ गए या कहीं और शिफ्ट हो गए, क्योंकि आप लाहौर में कहीं दिखाई नहीं दिए। वो उससे बात करना चाहती थी। जिंदगी में उसे इतने अरसे बाद और पहली बार मौका मिला था और ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मैं दुरायना के घर होता हूँ। क्या दुरायना ने आपको बताया नहीं है? उसे थोड़ी सी हैरानगी हुई थी कि आयना के पेट में तो कोई बात नहीं ठहरती थी और उसकी तो उसके साथ अच्छी सलाम दुआ भी थी। है, वो मेरा उससे क्यों बताएगी? नहीं, दुरायना ने नहीं बताया। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती, बख्तावर की चीख और कुछ गिरने की आवाज़ पे सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। हेलो सिकंदर भाई। फ़ोन उठाकर सिकंदर मुस्कुराया। पहुँच गई आप? कैसा रहा सफ़र? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत घर पे आ गई। वहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं हुई? रे के अब्बू ने तो आपको कुछ नहीं कहा ना? नहीं, अंकल काफ़ी लेट आते हैं, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मगर फूफो तसल्ली दे रही हैं कि कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस वक्त आपकी बेगम के कमरे में बैठी हूँ। वाह, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा था कि आप इतनी जुर्रत कर सकती हैं। अच्छा, काम तो बाद में ही करेंगी। क्या आप अभी एक काम कर सकती हैं? आप हुक्म करें भाई, बताएं क्या करना? मिशी की कोई चीज़ लानी है? पास बड़ा सर पे हाथ फेरते हुए बोला। अरे नहीं भाभी, बस रे की अम्मी की ज़रा सी वीडियो बना दे। मुझे रे को दिखाना है। अभी तो मिलवा नहीं सकता, मगर इतना तो कर सकता हूँ उसके लिए। सो स्वीट, मैं अभी भेजती हूँ आपको। फुप्पो, कहीं सो ना रही हूँ। बस जब मौका मिले आपको। अच्छा, आपको जैसे ही पासपोर्ट मिले मुझे इतला दीजिएगा। मैं फिर बाकी डिटेल्स आपसे डिस्कस करूँगा। हन्नान से बात हुई? नहीं, उनका फ़ोन बन जा रहा है। उस गधे को अभी कॉल करता हूँ कि बेगम का हाल चाल पूछे। बस हर वक्त काम काम, पुलिस वाले होते ही फजूल हैं। दुरायना हंस पड़ी। बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो कहती हूँ हन्नान को आपकी लाइन में आ जाए। सिकंदर हंसकर एकदम चौंका। उसने देखा खिड़की से कोई छुपकर यहाँ से भाग रहा था, वो भी पिछले गेट के रास्ते। उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा, वो 1 मिनट में समझ गया वो कौन है। मैं आपसे बाद में बात करूँगा। तेजी से फ़ोन काटते हुए वो फुर्ती से कमरे से निकला। वो लड़की की जान ले लेगा, उससे गुस्से से खुद को सोचा। हाय, सर चकरा गया मेरा। उफ, मेरी कमर। एक चिकन स्प्रेड के चक्कर में मेरी हड्डी पस्सी टूट जानी थी। मैं भी कभी कभार हद कर देती हूँ। खुदा ने स्टीयरिंग व्हील पे अपनी गिरफ्त मजबूत की। उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो रहा था। वो खुद को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो उस लड़की की सचमुच हड्डी पस्सी न तोड़ दे। वो शोर से उस तरह शहीना के साथ भाग आया था। उसने देखा बस ज़मीन पे गिरी हुई थी
उसके इर्द बेशुमार मुख्तलिफ जार्स टूटे पड़े थे। किसी ने भागकर उसे संभाल कर उठाया था। हुदाद को बेतहाशा गुस्सा आया। उस लड़की को ज़रा भी आराम नहीं है। उफ माई माए, उससे फाखरा माई के अंदाज से कराकर कहा, फिर एकदम हंस पड़ी। बच तो गई थी वो, मगर खुदार का हज़ारों का नुकसान भी करवा चुकी थी। शरीना बख्तावर के पास आई, उससे हमदर्दी के नाते पूछा वो ठीक है। वो फ़िलहाल नहीं जानती थी कि वो खुदात के साथ है। और भी लोगों ने पूछा तो हंस कर कहने लगी, मैं तो बच गई, लेकिन जो ये नुकसान हुआ मेरे से, इसको भरने वाला शायद मेरी जान ले ले। यहाँ के वर्कर को खुदात एक तरफ लेकर गया और उससे नुकसान की कीमत पूछी। सारा मामला रफा दफा करने के बाद अपने सामान की पेमेंट करके वो सिटिंग एरिया में आया, जहाँ शरीना बख्तावर को बिठा रही थी। बख्तावर ने जैसे उसे देखा, एकदम नसें दूसरी तरफ कर ली और शरीना को रोक दिया। प्लीज़ थोड़ी देर मेरे साथ बैठेंगी आप? नहीं, ये आपके साथ नहीं बैठेंगी, आप मेरे साथ चलेंगी, उठिए। सख्त लहजे में पक्ष से मुखातिब होता वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था। शरीना ने हैरत से खुदात को देखा। ये आपके साथ है? जी, बदकिस्मती से हन्नान की भांजी है। ओह, तो आप वो हैं जिसका जिक्र आईना कर रही थी। क्या करती हो लड़की? अगर चोट वोट लग जाती तो आईना फिर कितनी परेशान होती। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस गलती से हाथ दूसरे चार पे चंप लगाते हुए लग गया था। गलती से? कोई काम आपका बिना गलती के बगैर होता है? देख रही हैं आप, ये मुझसे किस्सा बात कर रहे हैं। एक तो मुझे बड़ी जोर से लगी, ऊपर से मेरा हाल पूछने की बजाय ये मुझे डांट रहे हैं। उससे कराने की जरा सी आवाज़ निकालते हुए शरीना से कहा, उदास सर, गलत बात है। और ये गुस्सा नहीं हो रहे, ये बस परेशान हो गए हैं। आगे हन्नान भाई उन्हें डांटेंगे भी कि अगर आपको कुछ हो जाता तो। आईना पे अलग गुस्सा निकलता। इसी परेशानी में ऐसा कह गए होंगे। मैं यहाँ इन मुहतरमा के इंतज़ार में नहीं बैठ सकता। ऑलरेडी मेरे बहुत काम है। अगर चलना है तो चलिए, या फिर मिस शरीना, आपको दुरीना का घर पता है? शरीना का दिल एकदम धड़क उठा। उदात ने उसका नाम लिया था, उससे मुखातिब हुआ था। ये कोई ख्वाब तो नहीं है? ऐसे हसीन इत्तेफाक दुनिया में वाकई होते हैं। जी, मैं कर देती। अच्छा, समझ नहीं आया कि क्या कहती। अभी तो उससे बहुत से काम थे, लेकिन खुदा ने पहली दफ़ा कोई रिक्वेस्ट की थी। नहीं जी, आपकी वजह से मैं दूसरों को क्यों परेशान करूं? मैं चल रही हूं आपके साथ। लेकिन मेरा सामान? बख्तावर ने तेजी से शरीना की बात काटकर खुदात से कहा। भाड़ में गया आपका सामान, मैं जा रहा हूँ, हो सके तो आ जाइएगा। बस जलाल पे तो काबू रखा नहीं जाता साहब जी को। 2-3 बातें सुनाकर गायब हो गए। शरीना उसकी पुश को देखने के बाद उसकी तरफ मुड़ी। अगर आप उनके साथ नहीं जाना चाहती तो? बख्तावर ने बड़ी नरमी से शरीना की बात काटी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे गुस्सा होते रहते हैं। असल में उनको पहली दफ़ा जिम्मेदारी मिली है, वो भी मुझ जैसे शैतान की, तो इससे पागल हो रहे हैं। मैं चलती हूँ, आप आइएगा। आईना से अभी खूब शिकायतें लगाती हूँ। इतनी अच्छी सी लड़की से मिलवाया नहीं, मेरे घर ज़रूर आना आप। बस एक दिन में मुलाकात हुई, एक ही दिन में अच्छी जान पहचान हो गई। मुस्कुराकर वो सीधा पार्किंग एरिया में आई थी तो उसने देखा खुदात की सफ़ेद होंडा बिल्कुल सामने खड़ी थी। उससे उसे तंग करने के लिए बड़ी आहिस्ते से चली। थोड़ा बहुत तो चलता है, वैसे भी मेरा सामान नहीं लाया ये आदमी। वो उसे दिखा रही थी कि वो गिरी है तो बड़ी जोर से गिरी है। खुदा लब दबाए उसकी हरकतें देखने लगा। क्या है ये लड़की? दिमागी तवाज़ुन का वाकई मसला है इसे। गुस्से से उससे हॉर्न बजाया। मोहब्बत ने मजीद अपनी चाल को आहिस्ता कर दिया। या अल्लाह, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और इस आफत ने अभी से मेरा सर नचाना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। उससे गाड़ी आगे बढ़ाई तो भक्त ने आंखें फैलाए उसे देखा और अपनी स्लो हुई रफ्तार को मिनटों में तेजी में बदलकर कार के करीब आई। इससे पहले खुदा ब्रेक लगाता उसने आहिस्ता चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। दिमाग खराब है आपका? एक तो मैं पहले ही जोर से गिरी हूँ, मुझे फिर गिराना चाहते हैं? मेरा तो बस चले आपको कुचल के रख दूं, मगर चूंकि आप बहुत ज़ोर से गिरी हुई थी तो इस बात का लिहाज कर रहा हूँ। उसने गाड़ी रोकते हुए कहा। बख्तावर तेजी से अंदर बैठी, इस जोर से दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, आप मुझे काफ़ी डिसेंट लगते थे, मगर आपकी इस हरकत पे आपने साबित कर दिया कि आप इंतहाई बेरहम सेल्फिश इंसान हैं। खुदात ने उसे देखा मगर वो अपने बाजू दबाते हुए बाहर की तरफ देखने लगी। या अल्लाह, वो उस तरफ मत जाए। तेजी से छलांग लगाते हुए वो झाड़ियों की तरफ आया। रे! वो जी हाँ, रमशा जो बामुश्किल उस मुश्किल रास्ते से गुजर रही थी, सिकंदर की आवाज़ सुनकर फ्रीज हो गई। उसने उसे देख लिया।
रे खुदारा रुक जाओ। रे वहां मत जाओ। डैम इट, इस लड़की को आज मैं 10 थप्पड़ लाजमी लगाऊंगा। नहीं, आज मैं रुक गई तो मैं हार जाऊंगी। कांटों की वजह से उसका दुपट्टा बार बार उलझ रहा था, शायद छेद भी हो चुका था। बाजू में भी चुभन का एहसास हुआ था, मगर वो किसी तौर पे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एकदम वो गेट के करीब पहुंची थी कि वैसी खौफनाक भेड़ी की आवाज़ अपने आसपास सुनाई दी। इस बार तो उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। उससे मुड़कर देखा तो बिल्कुल उसके जरा से फांसे पे भेड़िया उसकी तरफ देख रहा था। रमशा को लगा उसकी मौत बिल्कुल सामने उसकी आंखों में आंखें डाले उसे दिख रही थी। सांस रोके उसे सिकंदर को बेख्तियार मुड़कर ढूंढा। इससे पहले भेड़िया रमशा पे हमला करता, सिकंदर ने रिवॉल्वर तेजी से निकाला और 5 दफा उसे शूट किया। भेड़िए की तड़पती आवाज़, रमशा की चीखें और गोलियों की बौछार करती आवाज़ें बेसामी गूंजी। रमशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल फ्रीज हुई खड़ी रही। जब उससे अपने गिर्द बाजू का हसार महसूस किया, वो उसकी तेज बढ़ती घबराई हुई धड़कनों का साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन वो अपने आप को साकित कैफियत की बदौलत हरकत में नहीं ला पा रही थी। मुझे अगर 5 मिनट देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तकलीफ से बोला था, मगर फिर उससे रमशा को खींचकर उसे छोड़ने के बाद बड़े गुस्से से उसकी ठोड़ी पकड़ते हुए अपनी तरफ किया। दिल कर रहा है तुम्हें उल्टे हाथ की दूं। पता भी है ये रास्ता कितना खतरनाक है। होश में थी तुम? यहाँ ये इतने भेड़ियों का गुजरना होता है। अगर ये हमला कर देता तुम पर तो कहाँ जाता मैं? क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो? वो उसे झुंझोड़ कर चीख पड़ा, अच्छा था ना, मार देता मुझे, मेरी। मगर सिकंदर ने उसे बोलने नहीं दिया। उसके बालों को पकड़े अपनी तरफ करते हुए थाना, अब तुमने आगे से कोई बकवास की तो मैं तुम्हारी जुबान काट के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। कहते साथ उससे रमशा का बाजू भी सख्ती से पकड़ लिया था। वो उसे बहुत जोर से थप्पड़ लगाना चाहता था, मगर उस लड़की की हल्की सी तकलीफ देने पर ही उससे पागल हो जाना था। सिकंदर, छोड़े मुझे। बंदोबस्त करता हूं मैं अभी तुम्हारा। अब उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया है। वो अभी तो सो रही हैं, तब तक अपना काम कर ही लेती हूँ। अल्लाह करे अभी के अभी उसका पासपोर्ट मिल जाए। उससे उससे कहते हुए रमशा के कमरे का दरवाज़ा खोला और बंद करते हुए एकदम उसे ख्याल आया, पहले हन्नान से बात कर ले, ताकि वो उससे पूछ ले कि अभी ये काम करे या रात को। पूछ लेती हूँ, हो सकता है वो कहीं ये मुनासिब वक्त नहीं है, शाम ही तो हुई है अभी। हाँ, पप्पू किसी भी टाइम उठ जाएंगी, मेरे पास तो लाजमी आएंगी, क्या करूँ। हन्नान वकील से कुछ डिस्कशन कर रहा था, जब उससे अपने सामने मौजूद टेबल पे बस होते फ़ोन को देखा तो एकदम से एक्सक्यूज़ करते हुए फ़ोन कानों से लगाकर उठ पड़ा। या वाइफी पहुंच गई? आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे हन्नान? तुम्हें पता है उस कमीने की केस से फंसा हुआ हूं। सारा दिन उसी में गुजर जाता है। ओह, क्या हुआ? सिकंदर भाई इस बार नहीं फंसेंगे? फिलहाल तो कुछ पता नहीं, लेकिन देखते हैं। इस चीज की फिक्र मत करो। बताओ कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, अंकल रात को काफ़ी देर से आएंगे। पुप्पो बहुत खुश थी, रोई भी बहुत ज़्यादा। हन्नान, मेरा दिल किया उनको फटाफट बता दूँ। मेरा दिल बंद हो रहा था पुप्पो की हालत देखकर। आई नो बहुत मुश्किल है, मगर सिकंदर की इजाजत के बगैर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। है, अभी क्या कर रही हो? रमशा का रूम ही लिया था? मेरे कहने से पहले ही पुप्पो मेरा सामान मिशी के कमरे में रखवा चुकी थी। मैंने तो शुक्र किया, वरना रात को इस तरह चोरी छुपे जाना, अल्लाह, अजीब से गिल के मारे मैंने मर जाना था। हन्नान हंस पड़ा। तुम भी ना। अच्छा, अभी उसके कमरे में हो? हाँ, सोच रही हूँ अभी चेकिंग करूँ या रात को। खोल के चेक कर लो, क्या पता उसने दराज में रखा हो। अगर ऐसा काम कर रही हो तो दरवाज़ा लॉक रखना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुप्पो सो रही हैं और अंकल तो वैसे भी घर पे नहीं है। मेरे ख्याल है हन्नान, ये अच्छा मौका है। फिर भी दरवाज़ा लॉक करो, और जैसे ही मिलता है मुझे बताओ। नहीं, आप फ़ोन मत बंद कीजिएगा, मुझे वैसे ही ख्वामा घबराहट हो रही है। अब पता नहीं आप ना आप चोर महसूस हो रहा है। सिली गर्ल, होल्ड पे हूँ, अगर नहीं मिलता तो परेशान ना होना। उससे आईना को तसल्ली दी। थैंक यू, मैं पहले दरवाजे को लॉक कर लूँ। अलमारी मैं चेक कर चुकी थी, पहले से खुली हुई थी। मुझे लगा कि पुप्पो लॉक लगा चुकी थी, लेकिन मिशी इतनी खास चीज़ें नहीं रखती थी, स्वाय उसकी पेंटिंग्स और आर्ट का सामान होता था। फिर हन्नान से बात करते हुए उससे अलमारी खोली, कपड़े और उसकी छोटी मोटी चीज़ें उसे मिली। सारे दराज चेक करके कहीं
वे पासपोर्ट नहीं था, बस एक नीचे वाले आने का चोर सा दराज था। वो आखिर में रह गया था। उसे खोला तो उसमें अखबार के बेशुमार कटे हुए पीसेस से 2-3 फाइल्स के साथ स्क्रैप बुक भी मौजूद थी। एकदम उन्हें साइड पे करके उसने देखा तो उसके हाथ सागित हो गए। वो सिकंदर की तस्वीर थी। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई हो? कुछ मिला? एकदम खामोशी को महसूस करके हन्नान पूछे बगैर ना रह सका। मुझे किडनैप करके ठीक नहीं किया, मेरे हाथ खोले। सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने रमशा को देखा जिसका चेहरा सुर्ख हो गया था। उसकी आंखें खूनखार नजरों से सिकंदर को देख रही थी। मार डालोगी तुम जालिम। सॉरी, अब मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, वरना एक्सीडेंट ना हो जाए। काश, काश सिकंदर आप इस वक्त जेल में होते। आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मुझे किडनैप करके आप पूरी तरह पछताएंगे। उसके हाथ पीछे रस्सी से बंधाए गए थे और वो किसी तरह अपने हाथ निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई फायदा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। और काश तुम इस वक्त मेरी पनाहों में होती। है, मैं तो बना ही तुम्हें पूरी दुनिया से चुराने के लिए। तुम लाखों दफ़ा मुझसे भागोगी, मैं हज़ारों दफ़ा तुम्हें किडनैप करूंगा। माई रे ऑफ सनशाइन। उफ, सिकंदर फुल ऑन शरारती मूड में लग रहा था। थोड़ी देर पहले जो उसे रमशा पे गुस्सा था वो जैसे हवा हो गया था। एक दफा ये हाथ खुल जाए मिस्टर शेर दाऊद, सिकंदर आपका हश्र कर दूंगी। और मैं हशर होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उससे प्यार से कहने पे रमशा ने अपने लफ्ज जोर से दबाए। हन्नान, करबोनत बरम अजीज़म का क्या मतलब है? उससे पूरा दराज खोल दिया था। रमशा की छुपी खामोश मोहब्बत के कारनामे उसके सामने खुलते जा रहे थे। क्यों? ये कैसा लफ्ज़ है? क्या हुआ? पासपोर्ट मिला? हन्नान के कहने पर उसने सिकंदर की प्रिंटर से प्रिंट की हुई तस्वीर उठाई। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज और बादामी चादर में वो ग्रे सनग्लासेस पहने चार्मिंग प्रिंस लग रहा था। रमशा ने उसके नीचे ही ये लफ्ज़ लिखा था। क्या है इसका मतलब? पासपोर्ट तो नहीं, मगर झटका देने वाली चीज़ें ज़रूर मिली हैं। मतलब? पहेलियों में बात मत करो, सीधा तरह बताओ क्या मिला है। पहले आप करबोनत परम का मतलब बताएं। यार, गूगल कर लो। मुझे क्या पता, ये लफ्ज़ वैसे फारसी का लग रहा है। आप फ़ोन रखें, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। करबोनत बरम, सिकंदर भाई की पिक्चर्स। उसका नाम हर स्क्रैप पेपर में उसकी तस्वीरों समेत लिखा है। फारसी और उर्दू में शायरी लाइक। ये सब क्या है? गूगल करने से पहले मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इस सारी चीज़ों को देखकर अच्छी तरह पता चल गया है कि करबोनते भरम का मतलब क्या है। लेकिन मिशी, एक गुंडे से प्यार? बेशक वो हैंडसम और बहुत अच्छे हैं, मगर सिकंदर भाई की इमेज है तो बहुत बुरी। अन्नान ने 5 सेकंड्स भी इंतजार नहीं किया और कॉल कर दी। करबोनते बहरम के काफ़ी मतलब है, मगर दो मतलब है। तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान, पूजना और बेतहाशा मोहब्बत है तुमसे। फारसी का लफ्ज़ है। दुराइना ने गहरा सांस लिया। आपके कहने से पहले ही जान गई थी। इसका क्या मतलब है? तो रमशा सिकंदर भाई के मिलने से पहले ही उन्हें जानती थी और उनके गहरे इश्क में गिरफ्तार थी। क्या कह रही हो? हन्नान को तो पहले समझ नहीं आई कि वो क्या कह रही है, लेकिन थोड़े ही मिनट में जब उसे एहसास हुआ तो हैरत से उससे व्हाट कहा। हन्नान, रमशा सिकंदर भाई से मोहब्बत करती है, वो भी काफ़ी अरसे से। रमशा की सफ़र के दौरान आंख लग चुकी थी, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वो दरवाजे के साथ लगी पता नहीं कितनी देर से सो रही थी। सीधा होकर उसने देखा उसके हाथ आज़ाद हो चुके थे। सोने से पहले उसे याद था कि उसके हाथ बंधे हुए थे और सिकंदर का कहीं से भी इरादा नहीं लग रहा था उसके हाथ खोल दिए जाएं। बिना उसकी मिन्नतें किए वो एक तरफ मुंह की आंखें मूंद चुकी थी। अब जब वो सोकर उठी थी तो उसने देखा रात हो चुकी थी और उसे एहसास हुआ कि वो शहर की बजाय मोटरवे में थे। सिकंदर, उसकी आवाज़ में हैरत थी। सीधी होकर उसने सिकंदर को देखा जो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उसके एकदम बोलने पर उससे गर्दन घुमाई। उठ गई? बहुत लंबा सोई हूँ। वैसे पहले मैं सोच रहा था तुम्हें पीछे लटा देता होता, लेकिन फिर कहा कि कोई बात नहीं कि पीछे से मुझ पे वार न करना शुरू कर दे। सबसे ज़्यादा तो मुझे अपने बालों की फिक्र थी। हम कहाँ पर हैं कि आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? सिकंदर मुस्कुराया। बताया ना, तुम्हारा बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। कैसा बंदोबस्त? आप करने क्या वाले हैं? सिकंदर उसकी बात पे एकदम हंस पड़ा। यार, मुझे सीरियल किलर तो ना समझो, अब इतना जालिम भी नहीं हूँ।
बस एक अच्छी सी जगह लेकर जा रहा हूँ ताकि ये जो तुम्हारे दिमाग का कचरा भरा है ये साफ हो जाए। उससे कहते हुए उंगली से रमशा की कनपट्टी को दोबारा टैप किया। रात हो गई, 24 घंटे। वो बड़बड़ाते हुए सामने चमकते हुए टाइम को देखने लगी। रात के 8 बज रहे थे। क्या बड़बड़ा रही हो? अच्छा था कि नींद पूरी हो गई तुम्हारी। इससे परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरा दिल कर रहा है कि आपका इस वक्त गला दबा के खुद को भी मार दूं। वो परेशानी से तकरीबन चिल्लाई थी। 16 घंटे हैं। अगर वो 16 घंटे सिकंदर की ज़िंदगी से नहीं निकली तो सिकंदर और बख्तावर उससे आगे वो सोच ही नहीं सकती थी। सिकंदर तो फिर भी उसके साथ है, लेकिन वक्त वक्त तो अकेली है। हाँ, उसे वक्त से बात करनी है। क्या हुआ रे? तुम ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारे सर पे किसी ने गन रखी हो। वाई आर यू एक्टिंग लाइक दिस? मुझे वक्त से बात करनी है, प्लीज़ सिकंदर। वक्त से? वो चौंका। उसे रमशा की हालत ठीक नहीं लग रही थी। नीम अंधेरे में भी वो उसका सफ़ेद चेहरा महसूस कर सकता था। वक्त से बात करनी है। रे, मुझे डराओ मत। वक्त से क्यों बात करनी है? और जिस तरह तुम मुझसे कह रही हो मुझे कोई अच्छी अलामत नहीं लग रही। वो क्या उसे बता दे कि उसकी और बख्तावर की जान खतरे में है? अगर वो ऐसा करेगी तो उन्हें खबर हो जाएगी, और फिर नहीं, वो उसे नहीं बता सकती। या अल्लाह, वो उसे क्यों नहीं मार देते? मुझे उससे आपकी शिकायत लगानी है। उससे जैसे ही कहा, सिकंदर ने उससे घूरा। एक तो तुम्हारे इस बिला वजह के एक्स्ट्रा हकलाने से डरने लगा हूँ। पता नहीं लगता कि अगले मिनट में क्या बोल दोगी जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आपके लिए नहीं अच्छा, इसीलिए तो ऐसे बोल रही हूँ। वो दिल में सोचते हुए उसे देखने लगी। सॉरी, कुछ दिन के लिए फ़ोन बैन है। फिक्र मत करो, ये रूल मुझ पर भी लागू है। बस ज़रूरी कॉल के अलावा नो फोन्स। रमशा उसे देखती रह गई और खामोशी से गर्दन घुमाकर धड़कते दिल से सोचने लगी, वो आखिर क्या करे? चलती गाड़ी से छलांग लगा ले ताकि सारी मुसीबत टल जाए, या सोचना भी मत, दरवाजे पे चाइल्ड लॉक लगा है। ये शख्स उसकी सोच पढ़ने में माहिर था और इतनी तेजी से पढ़ लेता था कि उससे सोचा भी नहीं था। आई ट्रूली हेट यू शेडो सिकंदर। एंड आई ट्रूली लव यू रमशा सिकंदर। वो शरारत से कहते हुए पेट्रोल स्टेशन की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पड़ने वाली दस्तक पे वो जो अपने बांसों पे जल लगा रही थी एकदम बोली, यस कम इन। दरवाज़ा खोला तो उसे लगा वो मुआवा ही होगा, लेकिन उसने जैसे हन्नान को देखा तो एक सुकून की लहर उसके अंदर दौड़ी। शुक्र है आपका चेहरा नजर आया, वरना तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। हन्नान ने उसकी बात पे एकदम उसे हैरत से देखते हुए घूरा। क्यों भाई, हमारी बख्तार भी खुद को अकेले महसूस करने लगी? मैं तो इधर ही हूँ। इधर सारा दिन तो भाई रहते हैं आप। आपसे बेहतर तो मामा थे। 1000 दफ़ा भी बिजी होते थे, मुझे टाइम ज़रूर देना करते थे। और उनकी छठी ही इतनी तेज़ कि ज़रा मुझे कुछ होता तो फ़ौरन मेरे पास होते। और यहाँ मैं इतनी ज़ोर से गिरी, कोई भी मौजूद नहीं था मेरे पास। यार, मैं अपनी नई नवेली बीवी को टाइम नहीं दे सका, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मनूस मामू की वजह से। बाकियों की तो दूर की बात है। वो उसके बाल बिगाड़ते हुए बिस्तर पर बैठा। बख्तावर ने ट्यूब साइड टेबल पर रखी और उससे देखा। वाकई आपको मामा के साथ क्लासेस लेनी चाहिए। आप ही को देखा कैसे उनसे भागती थी और अब कैसे उनकी दीवानी हो गई। और आप तो कुछ दिन बाद ही अपनी बीवी को भगा दिया। वो हंस पड़ा। कहा ना, ये सब तुम्हारे उस मामे की वजह से हुआ है। हर गलत बात का इल्ज़ाम आप मेरे मामा को दीजिएगा। ओह, मैं क्यों भूल जाता हूँ कि ये मेरी नहीं सिकंदर की भांजी बैठी हुई है। जी नहीं, आपकी भी भांजी हूँ, लेकिन वो मेरी ज़्यादा फिक्र करते हैं। अच्छा जी, मुझे जैसे ही खुदात भाई ने बताया था कि तुम गिरी थी तो तुम सोच भी नहीं सकती मैंने उन्हें इतना डांटा। हालांकि इसमें उनका नहीं, आप मुहतरमा का कसूर था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें 10-10 सुनाए। मैं भूल गया कि वो आन्या के चाचू और मेरे हाफ ससुर हैं। वाकई में? वो तो खुश हो गई। अच्छा हुआ किसी ने उस जैसन मुहावा को डांटा। हाँ ना, अब वो इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने कहा कि मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए थी। कि उन्होंने बताया कि तुम्हें काफ़ी गुस्सा था उन पर। आपको पता है हानी मामा, वो क्या करने वाले थे? सीधा गुस्से से बाहर भागे, मुझे अकेला छोड़कर। वो तो शुक्र कि उनकी कज़न मिस शेरीना, हाँ यही नाम था उनका, वो बहुत नाइस सी लेडी ने मेरी हेल्प की। ओहो, ये तो बहुत गलत किया। लेकिन आपको भी देखना चाहिए था कि उनका कितना नुकसान किया है। और ये इतनी सारी चॉकलेट्स किस खुशी में आपने ली?
कौन सी चॉकलेट, सारा सामान छोड़ छाड़ के आ गए। इसी बात पे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा है मुझे। सुबह सारा फ्रिज खाली था, मैंने उन्हें कहा कि घर में कुछ नहीं, और मेरे लिए लाए क्या, दर्जन अंडे बस। ओह, माए बख्तावर बीबी के साथ इतना जुल्म, लेकिन सामान तो पूरे किचन में मौजूद है। तुम क्या कह रही हो? हन्नान ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वो एकदम चौंक पड़ी। हैं की बच्ची, अब बताओ, ज़्यादा जोर की लगी है या मैं डॉक्टर को बुलवाऊं? मुझे किसी डॉक्टर वॉक्टर को नहीं दिखाना, बस एक जगह नील पड़े हैं, बाकी सब ठीक है। सिकंदर को अगर इस नील की खबर भी हो जाती, तब तक वो हुदाद भाई का कीमा बना चुका होता। हालांकि इसमें उनका नहीं, तुम्हारा कसूर था। मैं अब सच में रोने लग जाऊंगी हानी मामा। पहले ही गुस्सा है और आप मुझे तंग कर रहे हैं। मुझे मामा की भी बहुत याद आ रही है। वो बैठी फेस बनाते हुए उससे बोली। चुप करो ड्रामेबाज, चलो उठो। इतना अरसा हो गया है, 7 फिल्म नहीं देखी हमने। मैं अभी बर्गर्स मंगवाए हैं, जल्दी से हुलिया दुरुस्त करो और नीचे आओ, या मेरी हेल्प चाहिए? जी नहीं, आप जाएं। और वो तो नहीं है? उसे स्लीपर्स पहनते हुए हन्नान से पूछा। वो कौन? वो का कोई नाम है? हुदाद भाई हैं वो, और तुम उन्हें हुदाद अंकल कह सकती हो। हुदाद अंकल? वक्त एकदम स्टिल हो गई। अंकल? वो मेरे अंकल नहीं है। हन्नान हंस पड़ा। गुस्सा इतना है उन बेचारे पर, हालांकि वो तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें लाए। लेकिन वो फिर भी मेरे अंकल नहीं है। अच्छा अच्छा, इतने यंग लगते हैं तो उन्हें भाई कह दो, हो सकता है वो खुश हो जाए। कंधे उचकाकर जींस की जेबों में हाथ डाले वो मुस्कुराकर बोला। आप चलिए, मैं मुंह धोकर आती हूँ। टॉपिक को हटाना जरूरी था, इससे बात बदलकर वो वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। अंकल और भाई, सीरियसली?